हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ए इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। अभी तक आपने इलास्टिक कोलिजन देखा जो कि सिर्फ एक डायमेंशन में हुआ करता था। अब आप इलास्टिक कोलिजन देखेंगे जो कि बेसिकली टू डायमेंशन में होगा। आइए समझते हैं किस प्रकार से वो होने वाला है। जैसे मान लीजिए अभी तक आपने देखा कि वो हेड ऑन कोलिजन कर रहे थे, मतलब कोई दो बॉल थे या दो पत्थर हुआ करते थे, वो हेड ऑन कोलिजन करने के बाद एक ही एक्सिस में चला करते थे। बट अब ऐसा नहीं है। अब कोई दो पत्थर या फिर कोई दो बॉडी है जो कि अब किसी कॉर्नर पर टच होंगे, किसी कॉर्नर पर कोलाइड करेंगे, हेड ऑन कोलाइड नहीं करेंगे, जिसके कारण उनका जो डायरेक्शन होगा वो दो डिफरेंट डायरेक्शन में होगा। आइए उसको हम समझते हैं पहले। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई दो बॉडी है, माना आपके पास कोई दो बॉडी है, ये कुछ ऐसा, एक बॉडी ये हुई, दूसरी बॉडी ये हुई, ठीक। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। जब ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे, मान लो किसी कॉर्नर पर कट करते हैं, किसी कॉर्नर पर कोलाइड करते हैं, तो आफ्टर इट क्या होगा? आफ्टर इट क्या होगा? जिस एक्सिस पर अगर हम मान लें इसी एक्सिस पे चल रहे थे, अब ये कोलाइड करने के बाद ये क्या होगा? दो डायमेंशन में मूव करेंगे। जैसे मान लीजिए एक पत्थर ऐसा है, दूसरा पत्थर आप इसके ऊपर कुछ मारियो, कुछ ऊपर करके, तो ये पत्थर नीचे चला जाएगा और ये पत्थर लड़के ऊपर चला जाएगा। तो यहां पर क्या होगा? ये मान लीजिए चाहे बी ऊपर जाएगा चाहे ए ऊपर जाएगा, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, कुछ ऐसा कोलाइड करने के पश्चात, कोलाइड करने के पश्चात ये मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाएंगे, ऐसे और ऐसे। जैसे मान लीजिए जब कोलाइड किए तो इसका जो डायरेक्शन होगा ये ऊपर की तरफ, इसका जो डायरेक्शन होगा ये नीचे की तरफ, कुछ इस प्रकार मूव करेंगे, दो डायमेंशन में मूव करेंगे, ठीक। दो डायमेंशन में, एक कोई एक्स एक्सिस, दूसरा हमारा वाई एक्सिस में। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस माने हैं, ये एक्स एक्सिस से हट के मूव कर रहा है, मतलब वाई एक्सिस में मूव कर रहा है। ये मान लीजिए यहाँ से अल्फा एंगल पे मूव किया या यहाँ से बीटा एंगल पे मूव किया। बातें समझ रहे हो ना? ये अल्फा एंगल पे मूव किया, ये बीटा एंगल पे मूव किया। जितनी चीजें हमने पढ़ा था अभी तक वो सिर्फ वन डायमेंशन के लिए था। अगर टू डायमेंशन के लिए आ जाए तो वहां से आप नहीं कर पाओगे, आपको ये मेथड लगाना पड़ेगा। तो आप इलास्टिक कोलिजन अभी आप पढ़ रहे हो सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। सिर्फ और सिर्फ जब आप इलास्टिक कोलिजन देखते हो तो उसके लिए आप क्या लगाते हो? मोमेंटम कंजर्व होता है एंड काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। बट इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, ये आप देखते हो, मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं रहती। यहाँ पर कंजर्व नहीं बोल सकते, जैसे कि हमने पहले भी बताया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है यहाँ पर। तो पहली चीज क्या आप जानते हो? मोमेंटम, मोमेंटम आल्सो कंजर्व, मतलब मोमेंटम चेंज नहीं होता, मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो देखो यहाँ पर दो एक्सिस के पेयर मोमेंटम मिलेंगे, एक तो एक्स एक्सिस पर, दूसरा हमारा वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस के लिए लेंगे तो मतलब P इनिशियल ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू P फाइनल ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस की ही अगर चर्चा करें तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम इसको कंपोनेंट में डिवाइड करें, ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा? ये मान लो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये मान लो v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ऐसे हमने मान लिया ये हमारा u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा होता, ये हमारा u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा था। जब ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा तो ये क्या हो जाएगा? v1 cos अल्फा, एंड ये हो जाएगा हमारा v1 sin अल्फा। बोलो तैयार हो? ये अगर बीटा है और ये v2 से मूव कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? v2 cos बीटा, एंड ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा v2 sin बीटा। हाँ या ना? क्लियर है? चलो ये चीजें आप समझ पाए कि एक्स एक्सिस में v1 cos अल्फा, इसके लिए v2 cos बीटा, वाई एक्सिस में v1 sin अल्फा, v2 sin बीटा, ठीक। P इनिशियल ऑफ एक्स एक्सिस के लिए क्या लिखते हो? ये मान लो m1 मास का रहा हो, ये मान लो m2 मास का रहा हो, ये हमारा m1 मास का, ये हमारा m2 मास का, ठीक। तो क्या लिखोगे? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, इसके लिए लिखो एक्स एक्सिस के लिए m1 v1, v1 यहाँ v
किसी एक्सिस पे मूव कर रहा है। ये वाई एक्सिस पे v1 साइन अल्फा, ये एक्सिस पे v1 कॉस अल्फा। तो क्या लिखोगे, m1 v1 कॉस अल्फा प्लस m2 सेकंड के लिए एक्स एक्सिस पे v2 कॉस बीटा, m2 v2 कॉस बीटा। सही है, सही है, ये चीजें होंगी। दूसरी चीज क्या होगी कि P इनिशियल ऑफ y एक्सिस इज इक्वल टू होगा P फाइनल ऑफ y एक्सिस। होगा कि नहीं होगा? ये दो पॉइंट्स हैं, ये दो हमारे पॉइंट्स हैं। P इनिशियल ऑफ y एक्सिस क्या लिख सकते हो? इनिशियल ऑफ y एक्सिस क्या लिखोगे इसमें? बताओ। अब यहीं पर समझने की चीजें हैं कि इनिशियल जो है y एक्सिस में वो 0 है। y एक्सिस में जो इनिशियल है, देखो ये अभी x एक्सिस में ही मूव कर रहे होते हैं, y एक्सिस में मूव नहीं कर रहे, तो मतलब इसका मोमेंटम 0। क्यों? क्योंकि इनकी वेलोसिटी विद द रिस्पेक्ट ऑफ y एक्सिस 0 है, मतलब y एक्सिस में इनका कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए इनका y एक्सिस में इनिशियल मोमेंटम 0, क्योंकि m1 u1 लिखोगे y एक्सिस में, u1 कोई है ही नहीं, u1 ये सिर्फ x एक्सिस में मूव कर रहा है। 0 इज इक्वल टू फाइनल ऑफ y एक्सिस, इसका देखोगे क्या लिखोगे, m1 v1 साइन अल्फा, ये देखो y एक्सिस, प्लस m2 ये वेलोसिटी y एक्सिस में v2 साइन बीटा। क्लियर है सबको? क्लियर है? ये चीजें आप लिखोगे। यहां तक सबको समझ में आया? हाँ या ना? क्लियर हो गया ना? चलिए, अब अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, नाउ इफ वी टेल अबाउट काइनेटिक एनर्जी, क्या होगी काइनेटिक एनर्जी? मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी, इनकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं मायने रखता, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रखोगे, जैसे v1 स्पीड से मूव करा है या फिर v2 स्पीड से मूव करा है, उसी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी दूसरा पॉइंट ये कहता है, देखिए पहला पॉइंट तो मोमेंटम आल्सो कंजर्व, दूसरा पॉइंट क्या था, एनर्जी इक्वल थी हमारी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है किसमें? इलास्टिक कोलिजन में, इन इलास्टिक में नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है, यहां पर आप क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। कई लोग सिर्फ के से ही रिप्रेजेंट करते हैं काइनेटिक एनर्जी किसी भी सिस्टम की, या पूरे सिस्टम की ही बात हो रही है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस इसकी हाफ m2 u2 स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी, हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर, इसकी हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर। सुनो डाउन करिए, क्या आपको ये चीजें समझ में आए? हमने ये बताया कि अगर दो बॉल आपस में टकराती हैं किसी एंगल पर, तो वो y एक्सिस पर भी मूव करना स्टार्ट कर देती है, मतलब x एक्सिस से किसी एंगल पर वो मूव करना लगती हैं। जैसे आप देखते हो, कोई मान लो बॉल रखी गई है, उस पर आप पत्थर से मारोगे, बॉल नीचे जाने लगती है, पत्थर टकरा के ऊपर जाने लगता है। किए हो ना ऐसे एक्सपेरिमेंट, जो भी आप किए होंगे। तो वही चीज की बात की जा रही है, जब किसी एक्सिस पर मूव करने लगेगा तब के लिए क्या कंडीशन होगी। सो नोट डाउन कर लीजिए। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। नोट डाउन करिए, टेक ए स्क्रीनशॉट। क्लियर है सबको? चलिए, सो क्वेश्चन आपके सामने दिया जा रहा है, एक बार सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, जब हम हैं तो क्या दिक्कत, बट समझने का तो प्रयास करो। नहीं आ रहा तो हम बता रहे, कोई दिक्कत नहीं, पहले एक बार समझो इस क्वेश्चन को। देखो बच्चों में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि अगर कोई क्वेश्चन बड़ा देखते हैं तो वो समझने लगते हैं कि अब हमसे नहीं होगा। यार कहाँ बड़ा है, इसको पहले समझो। तो इतना तो सिर्फ ऑप्शन दिया गया, इतना छोटा सा क्वेश्चन है, समझो पहले। कहा जा रहा है ए बॉल मूविंग एट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, एक गेंद है जो कि 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, और कुछ भी नहीं कर रहा, जो जो कर रहा है वही लिख लो। जब आप फिगर बना लोगे ना तो ये सभी क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं।
इसलिए कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले उसका फिगर बनाना आना चाहिए। फिगर कैसे बना पाओगे? सबसे पहले आप फिगर उसे बनाना सीखो। जो जो कर रहा है बस वही फॉलो करते चलो। बस ये बाल है जो कि मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बना लो। ये को रहा है कोई बाल हमारी यम मास की जो कि मूव कर रही है u1 की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। चलो, स्ट्राइक्स एन आइडेंटिकल बाल इनिशियली एट रेस्ट। वो स्ट्राइक करती है मतलब टकराती है किसी आइडेंटिकल बाल से। आइडेंटिकल बाल मतलब सेम मास की बाल से, उसी प्रकार की कोई दूसरी बाल है यम ही मास की, सेम मास की आइडेंटिकल बाल है जो कि एट रेस्ट पर है, मतलब इसकी u2 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर हो गया? स्ट्राइक्स एन आइडेंटिकल बाल विच इज एट रेस्ट, किसी आइडेंटिकल बाल से टकरा रही, मतलब यम मास का ये है तो यम मास का ये भी होगा। मास नहीं गिवन है, मास अगर दिया गया होता तो हम इसे फाइंड कर पाते हैं, मास नहीं गिवन है बस। आफ्टर द कोलिजन के पश्चात वन बाल इज फाउंड टू बी मूविंग एट स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब आपका कोलिजन हो रहा है तो कोलिजन के पश्चात कोई जो एक बाल है वो मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एट 60 डिग्री विथ द ओरिजिनल लाइन। मतलब अगर हम देखें यहां पर जो ओरिजिनल लाइन है हमारी यही तो है, इसी लाइन पर तो ये मूव कर रहे थे। अब आफ्टर कोलिजन जब इन दोनों में टकराव हुआ, क्योंकि ये रेस्ट पर है ये मूव कर रहा है, टकराव तो संभव है, तो पहला वाला जो है, पहला वाला बाल यम मास का ये विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड मूव करने लगा। कितने एंगल पर? 60 डिग्री। कितने एंगल पर? 60 डिग्री। क्या ये चीजें आप फील कर पा रहे हो? 60 डिग्री पर ये मूव करने लगा, ठीक, विद द ओरिजिनल लाइन ऑफ द मोशन। द वेलोसिटी ऑफ द अदर बॉल शैल बी, दूसरे बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, मतलब इस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी? यम ही मास का है, ये भी किसी एंगल पर मूव करेगा। अब हमें तो पता नहीं किस एंगल पर मूव करेगा, उसे भी हमें निकालना है। मान लेते हैं इसे थीटा, और इसकी जो वेलोसिटी है वो v2 मान लेते हैं, वही हमें फाइंड करनी है। v1 हमें दी जा रही है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, अच्छी तरह से नहीं दिख रहा। ना 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 सर, दिख तो नहीं रहा, ये इधर लिख देते हैं। v1 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड दिया जा रहा है। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है v1 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। क्या सर अभी तो नहीं दिख रहा? देखो ज़्यादा दिन नहीं, 1-2 दिन की बात है, हो सकता है कल ही से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आपकी लाइव क्लास चलना स्टार्ट हो जाए। समझ लो, मैनेज कर लो। इसलिए हम लाइटिंग पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं 1-2 दिन के लिए। क्या लाइटिंग पोजीशन चेंज करें, ठीक। v1 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। आई विश आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक। चल अब समझिए, आपको v2 निकालनी है, v2 की वैल्यू क्या होगी, एंड आपको थीटा भी निकालना है, आपको थीटा भी निकालना है। चलो कैसे निकाल सकते हो? लगाओ फार्मूला, लगाओ फार्मूला। चूंकि ये क्या है, इलास्टिक कोलिजन, ये क्या है, इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि अभी तो इलास्टिक पढ़ रहे हो तभी तो जान रहे हो कि इलास्टिक कोलिजन है। बट जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आप कैसे जानोगे ये इलास्टिक कोलिजन ही है? क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पर दो टकराने के बाद अलग अलग मूव करे, जब सिमल्टेनियसली मूव करे तो वो इन इलास्टिक कोलिजन होता है, मतलब चिपक जाए दोनों बॉल आपस में, तब वो इन इलास्टिक होता है, ठीक। चलो अब अगर हमें निकालना होगा v1 और थीटा दोनों की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखो v1 भी स्पीड से मूव कराती है, क्या हो जाएगा v1 cos थीटा, और इधर हो जाएगा हमारा v1 sin थीटा। होगा कि नहीं होगा बताओ? ये हमारा v2 है तो ये इधर क्या हो जाएगा v2 sin थीटा, एंड ये हो जाएगा v2 cos थीटा। थीटा की वैल्यू ये 60 डिग्री है यहाँ पर पहले वाले के लिए, इसलिए हम 60 डिग्री रख देते हैं, साइन 60 डिग्री। इधर थीटा है इसलिए हमने थीटा रख दिया। v1 की वैल्यू आप 1 रख सकते हो, ठीक। चल अगर हम लगाएं सबसे पहली कंडीशन जो कि हमारी है मोमेंटम कंजर्वेशन की, क्या करते हैं? P इनिशियल एट x एक्सिस इक्वल टू P
फाइनल ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक। इनिशियल ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, यही होता है, बताओ यही तो होता है। चलो अब नाउ m1 की वैल्यू क्या है, u1 की वैल्यू क्या है 2, प्लस में m2 की वैल्यू क्या है, u2 की वैल्यू है 0, इक्वल टू m1 की वैल्यू भी m ही है, v1 की वैल्यू ये x एक्सिस के लिए निकाल रहे हो इसलिए v1 की वैल्यू x एक्सिस पर v1 cos 60 है, क्या है v1 cos 60, और v1 की वैल्यू कितनी है 1 मीटर पर सेकंड, इसलिए इसे आप जब 1 रखोगे तो आपको मिलेगा सिर्फ cos 60, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इधर ही आपको क्या मिलेगा सिर्फ sin 60, क्योंकि v1 की वैल्यू 1 है, तो इधर क्या मिलेगा cos 60, प्लस में ये चीज समझना, m2 की वैल्यू भी m ही है, इंटू में v2 की वैल्यू, अभी तो ये v1 की वैल्यू थी x एक्सिस पर, v2 की वैल्यू क्या है v2 cos थीटा, क्या है v2 cos थीटा, सॉल्व कर लो इसे 2m, अरे मेरे भाई कैसे होगा फिर से समझ लो, इनिशियल x एक्सिस पे क्या करते हो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू फाइनल पे क्या करो m1 v1 प्लस m2 v2, यही हमें पता है। अब कर लो इनिशियल पर पहले का मास m है, फिर इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, रख लिए, इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी 0, इसका मास m है, और v1 की वैल्यू क्या है v1 cos 60, x एक्सिस पर v1 की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड इसलिए cos 60 आ गया। चलो m2 की वैल्यू भी m है क्योंकि ये आइडेंटिकल है, v2 की वैल्यू क्या है v2 सी स्पीड से मूव कर रहा है, अब ये x एक्सिस पे क्या होगा इसका v2 cos थीटा, बस सिंपल 2m, ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू ये क्या हुआ m cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो m इंटू 1/2 प्लस में m इंटू v2 इंटू cos थीटा, यही तो बचेगा m इंटू v2 इंटू cos थीटा। ये एक, ये देखो ये 2m है इज इक्वल टू m कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा हाफ प्लस में v2 cos थीटा, m से m कैंसिल। अब क्या बचा v2 cos थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हाफ इधर जाएगा 2 माइनस हाफ, ये क्या हो जाएगा 1.5 बच जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 1 मतलब 3/2 इक्वल टू में v2 cos थीटा, ये समझ में आया v2 cos थीटा, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। 3/2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना सकते हैं कि नहीं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना सकते हैं कि नहीं, चलो इतना अच्छा हुआ। इसके बाद अब हम दूसरी चीज क्या जानते हैं, दूसरी चीज आप ये जानते हो कि जो P इनिशियल ऑफ y एक्सिस इक्वल टू P फाइनल ऑफ y एक्सिस होता है, ये भी आपको पता है। आप क्या करोगे P इनिशियल ऑफ y एक्सिस वही सेम, ये तो 0 हो जाएगा, y एक्सिस पर इनिशियल में कोई मोमेंटम नहीं होगा क्योंकि उधर कोई मूवमेंट नहीं है, इज इक्वल टू y एक्सिस फाइनल में देखेंगे तो m1 मतलब m v1, y एक्सिस में ये तो v1 है, y एक्सिस में v sin 60, v1 की वैल्यू रखेंगे 1 तो क्या बचेगा sin 60, m इंटू sin 60 प्लस में v2 इंटू सॉरी m2 है ना, m2 मतलब मास m ही है, इंटू v2 sin 60, v2 sin 60 क्या मिलेगा हमको, m कॉमन कर लेंगे हो जाएगा हमारा sin 60 की वैल्यू क्या है, sin 60 की वैल्यू क्या है बताना जरा, √3/2 प्लस में देखो m हमने कॉमन किया, m कॉमन हो जाएगा v2 sin 60, m तो इधर आ जाएगा 0 हो जाएगा, जैसे मान लीजिए m आप इधर भेज देंगे 0 हो जाएगा। देखो एक चीज और ध्यान देना, एक चीज आपको और ध्यान देना है यहाँ पर, जो कि हम लोग ऑलरेडी पहले से ही थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए थे, गलत कर दिए थे। क्यों? जहाँ पर वहाँ पर लिखे थे 0 = m1
v1 साइन थीटा माइनस m2 v2 साइन थीटा हो गया। यहाँ पर माइनस होगा, कारण बताता हूँ। अभी अभी हमने ध्यान दिया, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए निगेटिव डायरेक्शन मान लिया गया। मतलब इसका v2 जो डायरेक्शन है y एक्सिस निगेटिव y एक्सिस है। ये तो दोनों x एक्सिस पॉजिटिव ही है, ये तो लिया जाता है x एक्सिस पॉजिटिव, x एक्सिस ये x डैश निगेटिव, ये y एक्सिस पॉजिटिव, ये y एक्सिस निगेटिव, इसलिए निगेटिव ये रखा गया। वहाँ पर भी निगेटिव आप लोग बना लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा जरूर। सो सॉरी यार, सबसे गलती होती है मेरे भाई। देखो यम v2 साइन 60 डिग्री, क्लियर है ना? यहाँ पर अब बना लोगे ना उसको, क्लियर? सब लोग बनाना जरूर। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? माइनस यम तो आकर इधर 0 हो जाएगा। अगर हम v2 साइन 60 की वैल्यू निकालें, v2 साइन 6 साइन, फिर से गलत हुआ, v2 साइन थीटा है तो 60 कहाँ लिखेंगे हम लोग? v2 साइन थीटा है तो 60 कहाँ लिखेंगे? अब दिमाग ही नहीं, आज दूसरी जगह लगा हुआ है। ये v2 के लिए थीटा ही है ना, v1 के लिए 60 है। तो v2 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बचा? इधर आया, यम तो 0 हो जाएगा ऑलरेडी, इधर आ जाएगा 0, ठीक। √3/2 इधर आ जाएगा, √3/2, इक्वेशन नंबर 2। तो हमें तो सबसे पहले एंगल निकाल लेना है, किस एंगल पर ये मूव करेगा। एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें से इसको भाग कर दो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट। जब सेकंड को फर्स्ट से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? v2 साइन थीटा, v2 साइन थीटा डिवाइड बाई v2 कॉस थीटा, v2 साइन थीटा डिवाइड बाई v2 कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है? √3/2 डिवाइड बाई, ये क्या है? 3/2, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, एक √3 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर √3 बच जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? v2 से v2 कैंसिल, tan थीटा इक्वल टू 1/√3, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? tan 30 की, तो ये किसकी वैल्यू है? tan 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। ये तो फिक्स हुआ, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, 30 डिग्री पर ये मूव करेगा। दूसरी चीज, और अब यही थीटा की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में उठा के रख दो, आपको v2 की वैल्यू चाहे इस पे रख दो चाहे उस पे रख दो, किसी में भी रख दो, हम इसी में रख देते हैं। क्या हो जाएगा? v2 साइन, किसी में भी रखोगे आपको आएगा भाई v2 साइन 30 इज इक्वल टू √3/2। यहाँ पर v2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, v2 इज इक्वल टू √3 मीटर पर सेकेंड। यही चीज़ अगर इस इक्वेशन में लाकर रखते तो cos 30 वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल होता, √3 से 3 कैंसिल करते √3 बच जाता है, v2 इक्वल टू √3 मीटर पर सेकेंड, मतलब √3 मीटर पर सेकेंड एंड 30 डिग्री पर। ये आंसर सही है, नोट कर लीजिए। क्यों? बड़ा क्वेश्चन था यार, सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन तो आसानी से आप लोग कर जाओगे, ठीक है। आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन और दिया जा रहा है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कहा जा रहा है टू स्फीयर ए एंड बी ऑफ मासेस m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली। दो स्फीयर हैं जिनका मास m1 है एंड m2 है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए। सर दिमाग तो है, थोड़ा सा कर लेंगे। तो A इज रेस्ट इनिशियली, जो A है वो इनिशियली रेस्ट है, ठीक, इनिशियली रेस्ट है, एंड B इज मूविंग विद वेलोसिटी V, और जो B है वो V वेलोसिटी से मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। देखो जो जो कर रहा है वो चीज वो मानते चलो। पहले मान लो दो स्फीयर हैं m1 और m2, A रेस्ट पर है, B मूव कर रहा है, A रेस्ट पर है, B मूव कर रहा है, मतलब A रेस्ट पर है, B मूव कर रहा है, ठीक। कोलाइड कैसे होगा? अगर A यहां पर रेस्ट कर दोगे, B मूव करने लगेगा, B आगे भाग जाएगा, A से कोलाइड नहीं करेगा। यार सोचो अपने दिमाग से, या तो फिर B को इधर मूव कराओ, इधर हम फिगर बनाए, ये भी तो बात सही है, आगे पीछे कर सकते हो। कोलाइड कब करेगा? जब B इधर होगा, मूव करेगा, A रेस्ट पर है, देखो A रेस्ट पर है, ये m1 मास का, ये m2 मास का, चाहे जिसको जो बना लो, कोई भी A को रिस्पेक्टिवली इस प्रकार करा है, A एंड B मासेस m1 एंड m2, तो A को m1 बनाओ, B को m2 बनाओ, ऐसा होना चाहिए। A को m1 बनाओ, B को m2 बनाओ।
अब क्या कर रहा है, ए इज रेस्ट इनिशियली एंड बी इज मूविंग विद वेलोसिटी वी अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के अलोंग वी स्पीड से मूव कर रहा है। अच्छा, ना आगे कह रहा है आफ्टर कोलिजन बी हैज ए वेलोसिटी v बाई टू, कोलिजन के पश्चात बी के पास v बाई टू वेलोसिटी, मतलब इसकी आधी हो जाती है वेलोसिटी। ये रेस्ट पर है, ये हमारा रेस्ट पर है, मतलब इधर वेलोसिटी 0 इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल डायरेक्शन। ओरिजिनल डायरेक्शन किधर था, एक्स एक्सिस के अनुसार। अब कोलिजन के पश्चात इसका जो डायरेक्शन होगा वो v बाई टू, तो स्पीड से इसके परपेंडिकुलर मतलब y एक्सिस पर हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर लिखा गया, ठीक, मतलब ये b का जो डायरेक्शन होगा, अब b का जो डायरेक्शन होगा ऑफ m2 मास, ये परपेंडिकुलर होगा किधर, कितनी स्पीड से, v बाई टू स्पीड से। कितनी स्पीड से, v बाई टू स्पीड से। क्या दिख पा रहा है आपको, हाँ बढ़िया से, v बाई टू स्पीड से। इसका नाम है b, ये मास है m2। नाउ नेक्स्ट कह रहा है कि द मास ए मूव आफ्टर कोलिजन इन द डायरेक्शन, एक किस डायरेक्शन में मूव करेगा और किस वेलोसिटी से मूव करेगा। देखो वेलोसिटी इसमें नहीं पूछी जा रही, वेलोसिटी इधर नहीं निकालनी, अगर निकालनी होती तो हम निकाल लेते, बट यहां पर पूछा जा रहा है किस डायरेक्शन में मूव करेगा, हमें सिर्फ डायरेक्शन पूछना है। एक किधर मूव करेगा, ए को मान लेते हैं यहां पर ए है विद द मास m1, ये मान लेते हैं किधर मूव करेगा, इधर, किसी कहां से, ओरिजिनल से थीटा एंगल पर। लेट स्फेयर A is moving with the theta angle of x axis, x axis के थीटा एंगल पर ये मूव करेगा, मान लेते हैं ऐसा हमने, थीटा एंगल पर मूव करेगा। जब ये थीटा एंगल पर मूव कर रहा है ना, और u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऐसे हमने मान लिया, एंड इट्स वेलोसिटी, और इसकी जो वेलोसिटी हमने मानी वो u मान ली, ठीक। हम जानते हैं इनिशियल मोमेंटम जो है p इनिशियल ऑफ x एक्सिस इक्वल टू होगा p फाइनल ऑफ x एक्सिस। इसके लिए x एक्सिस के लिए p इनिशियल क्या लिखोगे, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू में m1 v1 प्लस m2 v2। ये क्या निकल के आ गया, m1 v1, m1 की वैल्यू क्या है, देखो m1 क्या है, रेस्ट पर है, m1 क्या है, रेस्ट पर है, u1 यहाँ पर 0 है, un यहाँ पर 0 प्लस m2 वाला मास ये रहा, किधर में स्पीड से मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, u2 मतलब v स्पीड से मूव कर रहा है, इज इक्वल टू। फाइनल के लिए कंडीशन देखेंगे, इधर x एक्सिस में देख रहे हैं, x एक्सिस में m1 मास m1 ही है, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, विद द स्पीड ऑफ u। देखो x एक्सिस की ये u है तो ये क्या हो जाएगा, u cos थीटा एंड परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा u sin थीटा। होगा कि नहीं होगा, इधर के m1 u cos थीटा प्लस m2 v2 किधर मूव कर रहा है, उधर ऊपर की ओर, समझना है इस बात को। और ये चीज ध्यान देना कि ये सिर्फ आप लोग निकालो x एक्सिस के लिए, ये क्या x एक्सिस पे मूव कर रहा नहीं कर रहा। जब किसी एंगल पर मूव कर रहा होता तो उधर हम कंपोनेंट निकालते हैं, जब ये एंगल मूव ही नहीं कर रहा क्योंकि ये y एक्सिस पे जा रहा है, तो मतलब x एक्सिस पे इसकी वेलोसिटी 0, ठीक। यार मेरे भाई समझ पहले, जैसे मान लो m1 ये मूव कर रहा था 0 वेलोसिटी से, ठीक, m2 मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, m1 मूव कर रहा है u cos थीटा से, m2 मूव कर रहा है 0 वेलोसिटी, क्योंकि इधर कोई वेलोसिटी नहीं है, वो ऊपर जा रहा है, तो यहां पर देखेंगे ये तो 0 हो गया, क्या मिला हमको, m2v इज इक्वल टू m1 u cos थीटा।
ये चीज़ें मिली आपको, m2v इज इक्वल टू m1u cos थीटा। क्लियर है सबको? क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? 100% क्लियर होता है। इसे हम बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, चलो अब दूसरी चीज आप क्या जानते हो? ये तो पहला हो गया। दूसरा चीज आप ये भी तो जानते हो, P इनिशियल ऑफ y एक्सिस इज इक्वल टू P फाइनल ऑफ y एक्सिस, ये भी तो होता है। इनिशियल ऑफ y एक्सिस के लिए कोई भी मूवमेंट नहीं है, 0 इज इक्वल टू y एक्सिस के लिए फाइनल में देख सकते हैं m1 के लिए, m1 ये क्या हो जाएगा, u sin थीटा प्लस होगा कि नहीं होगा? ओ सो सॉरी ये माइनस में होगा, क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, हमेशा माइनस में हो जाएगा। और ये मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। m2 कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? v/2 इंटू v/2। तो क्या निकलेगा आपका? अगर आप निकालोगे m1u sin थीटा इज इक्वल टू निकलेगा क्या? m2v/2। इक्वेशन नंबर सेकेंड बना सकते हो। अब हमें डायरेक्शन निकालना है, मतलब थीटा की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सेकंड का भाग कर दो, फ्रॉम इक्वेशन, चाहे जिसमें जिसका भाग करो आ जाएगा आपका। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड या सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट। फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड करेंगे तो कॉट मिलेगा, अदरवाइज tan मिलेगा, जो भी आपको सुटेबल लगे आप कर सकते हो। क्या मिलेगा? m1u sin थीटा डिवाइड बाई m1u cos थीटा इज इक्वल टू ये m2v/2 डिवाइड बाई m2v। यही तो लिखोगे आप। m2v से m2v कैंसिल, ये m1u से m1u कैंसिल, बचा क्या? tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 या फिर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। क्या ये सही है? अब यहीं पर हमने कहा था कि ये दिमाग लगाने की आवश्यकता है। देखो ये चीजें जो मूवमेंट हो रहा है, मतलब ये थीटा कितने एंगल पर आ रहा है, पहले तो ये समझ लो कितने एंगल पर आ रहा है। ये एंगल कितना है? tan इनवर्स 1/2। अब ये समझो कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। देखो चार ऐसे ही तो होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आप देखो ये x डैश y डैश, यहाँ पर आल पॉजिटिव होता है। यहाँ पर क्या क्या पॉजिटिव होता है? a s t c साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पर tan और कॉट पॉजिटिव होता है। यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। इस एक्सिस पे आ रहा है, ये देखो इधर मूव कर रहा है ना, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। इधर tan निगेटिव होता है, इधर tan निगेटिव होता है। फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट tan निगेटिव, जो tan होता है वो निगेटिव होता है। यहाँ पर क्या मिलेगा हमको? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस का 1/2। ये आंसर आया। अब इसमें से देख लेते हैं सेम एज दैट आप भी, ये हो ही नहीं सकता कि ये परपेंडिकुलर मूव ही नहीं कर रहा, किसी एक्सिस पर मूव कर रहा है। परपेंडिकुलर मूव करता तो 90 डिग्री आना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। क्या टू द वाई एक्सिस, क्या आप वाई एक्सिस से थीटा लिए हो? नहीं, आप एक्स एक्सिस से थीटा लिए हो, ये भी नहीं हो सकता। दिस इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आपने जो थीटा माना है वो एक्स एक्सिस से माना है, मतलब ये मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस से मूव किया है, वाई एक्सिस से मूव किया है, ऐसा हमने नहीं माना, हम ये एक्स एक्सिस से माने हैं। ओरिजिनल एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस है, तो हमारा क्या होगा? tan इनवर्स माइनस 1/2 इतने एंगल पर मूव करेगा, वो भी एक्स एक्सिस पर, मतलब एक्स एक्सिस से मूव कर रहा है, ना कि वाई एक्सिस से। ओके, सो नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे, इसलिए हम थोड़ा स्पीड स्लो करके बता रहे हैं ताकि आप हर एक क्वेश्चन समझ सको, क्योंकि जरूरी है हर एक क्वेश्चन समझोगे तभी मजा आएगा। सो नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन
एंड लास्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस, कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मतलब एक सरफेस है जिस पर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, मतलब प्लेन सरफेस है एकदम, क्योंकि अगर फ्रिक्शन लग रहा होता तो वो मूव करता तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स भी आ जाता, तो जो कि हमारे इस टॉपिक में वैलिड नहीं करता, इसलिए फ्रिक्शनलेस सरफेस लिखा गया। ठीक, मूविंग एट स्पीड v collide elastically with another block of same mass m which is initially at rest. After collision the first block move at the angle theta to its initial direction and has a speed v by 3. The second block speed after collision is, यहाँ पर कोई थीटा की वैल्यू नहीं पूछ रहा है जिससे आपको मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने को आ सकते हैं। आप काइनेटिक एनर्जी इक्वल दिखा दोगे, वहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्या आप लगा पाओगे, बता दिया जाए। चलो यहां पर कहा क्या जा रहा है पहले समझो। अगर आपको थीटा निकालना होता तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, इसमें थीटा पूछा ही नहीं जा रहा है। इसमें कह रहा है कि ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस ए ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग एट स्पीड v, कोई ब्लॉक है, कोई भी ब्लॉक है जो कि m है, वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ v। चलो ठीक ठीक, कोलाइड्स इलास्टिकली विथ अनदर ब्लॉक ऑफ सेम मास, वो कोई सेम मास के मतलब m मास से ही कोलाइड कर रहा है, विच इज इनिशियली एट रेस्ट, मतलब ये जीरो स्पीड से मूव कर रहा है। क्लियर। आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ब्लॉक मूव एट एन एंगल थीटा, कोलिजन के बाद जो फर्स्ट ब्लॉक है मतलब ये इसी एंगल पे मूव कर रहे थे, ये इसी एंगल पर मूव कर मतलब एक्सिस पर मूव कर रहे थे, सॉरी एंगल नहीं एक्सिस। कोलाइड के पश्चात कर रहा है जो फर्स्ट ब्लॉक है वो थीटा एंगल पर मूव कर रहा है, फर्स्ट वाला है वो मूव कर रहा है विथ एंगल थीटा, m मास का है। ठीक, कितनी स्पीड से, इनिशियली डायरेक्शन हैज स्पीड v by 3, इसकी जो स्पीड है वो कितनी है v by 3। नाउ द सेकेंड ब्लॉक स्पीड आफ्टर कोलिजन इज, सेकेंड ब्लॉक की स्पीड क्या होगी, जो कि मान लेते हैं इसकी स्पीड, हम इसकी स्पीड कुछ भी मान लो इसकी स्पीड u मान लो, हमने मान लिया इसकी स्पीड क्या है u है। इनिशियल फाइनल से नहीं, मतलब वो पहले जब हम लोग छोटे थे तब समझते थे कि इनिशियल वेलोसिटी u फाइनल वेलोसिटी v, कुछ भी मानो यार, अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये मान लो अल्फा एंगल से जा रहा होता, एंगल हमें निकालने कोई आ सकता नहीं, हमें डायरेक्ट निकालनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल। काइनेटिक एनर्जी क्या बोलता है, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें क्या बोलता है, हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर। ये हमारा u1 की वैल्यू है, ये हमारी u2 की वैल्यू है, ये हमारी v1 की वैल्यू है, ये हमारी v2 की वैल्यू है, जिसकी वैल्यू हम मान लेते हैं u। v2 ही मान रखो, क्या दिक्कत है, v2 ही मान लो, आपकी इच्छा हो रही है v2 ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं। हाफ ऑफ m1 की वैल्यू क्या रखोगे, m, सभी m मास के ही है, देख लो सभी m मास के। u1 स्क्वायर, u1 की वैल्यू रखोगे v प्लस हाफ ऑफ m2 की वैल्यू भी m, u2 स्क्वायर मतलब 0, भाई u की वैल्यू 0, हाफ ऑफ m1 की वैल्यू m, v1 की वैल्यू क्या है v by 3 का होल स्क्वायर, इधर एंगल से कोई मतलब नहीं, हाफ ऑफ m2 की वैल्यू m, v2 की वैल्यू v2 स्क्वायर, जो कि हमें फाइंड करनी है। ये तो 0 हो गया, क्या बचा हमें, mv स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा हमारा m बाई 2 इंटू में v स्क्वायर डिवाइड बाई 9 प्लस में mv स्क्वायर v2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, mv2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, या फिर इसको इस साइड भेज दो, क्या हो जाएगा mv स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस mv स्क्वायर डिवाइड बाई 9 टू जा 18 इक्वल टू mv2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 से सभी में डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा mv स्क्वायर माइनस mv स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये mv2 स्क्वायर। mv हटा दो और सिंपल, m इसमें से कॉमन कर लोगे, मतलब m भाई m बाई 2 कॉमन कर लो, सिंपल।
अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। m/2 कॉमन किए तो v² बचा, और यहाँ से m/2 कॉमन किए तो यहाँ पर बचा m/2 कॉमन किए तो m हट जाएगा ना, v² डिवाइड बाई 9 यहाँ से। अब 2 से 2 काट दो, m से m काट दो। अब समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ? क्या बचा हमारा v² 9v² माइनस में v² डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू में इधर क्या बचा v² 9v² माइनस v² 8v² डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू में v² एंड अगर हम निकालें v2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 √2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 डिवाइड बाई 3 इंटू में v क्या है 2 √2 डिवाइड बाई 3 v, आंसर राइट 2 √2 डिवाइड बाई 3। नोट कर लीजिए। क्या ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई? सो नोट डाउन कर लीजिए, क्लियर है ना? अब इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लगा लोगे। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इन इलास्टिक कोलिजन। समय रात 9 बजे, रात 9 बजे फिर मुलाकात होगी। आज तो मुलाकात खत्म। तो इसी प्रकार के और भी क्वेश्चंस अगर आपको मिल जाए तो आप लोग डेफिनेटली लगा पाओगे। अगर आपको भी देखना है, आपके किताब में किताब उठा कर देखिए, उसमें इस प्रकार से कई क्वेश्चंस मिलेंगे जिसे आप ऑलरेडी अब कवर कर पाओगे। इलास्टिक कोलिजन मैं इतना गारंटी देता हूं कि इतने क्वेश्चंस आपको बताए गए, इलास्टिक कोलिजन के कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाओ। हर एक क्वेश्चन आप कर पाओगे इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि इनसे बाहर से मेथड से कहीं और से आने वाला भी नहीं। जो सबसे टफ से टफ क्वेश्चंस थे वहां तक भी आपको कराए गए। अब रह गया हमारा इन इलास्टिक कोलिजन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन इलास्टिक कोलिजन कंप्लीट कर ही डालेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि हमारा चैप्टर लास्ट हो जाएगा, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लेंगे, साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ। टिल देन आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट। और फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।